નમસ્કાર મિત્રો, હું છું હેતલ દવે અને આપ મારી સાથે સાંભળી રહ્યા છો સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી દ્વારા સંચાલિત કોમ્યુનિટી રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો કેમ્પસ 90.4 FM। મિત્રો, આપ જાણતા હશો કે તારીખ 7 નવેમ્બર કેન્સર અવેરનેસ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। આ ઉજવણીના ભાગરૂપે શ્રી કૃષ્ણ હોસ્પિટલ કરમસદ તથા રેડિયો કેમ્પસ 90.4 FM દ્વારા એક વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ સંદર્ભે વાતચીત કરવા તેમજ રેડિયો કેમ્પસના શ્રોતાગણને વિસ્તૃત જાણકારી આપવા માટે રેડિયો કેમ્પસના સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર સુંદરમ પિલ્લાઈ, કે જેઓ શ્રી કૃષ્ણ હોસ્પિટલ કરમસદ ખાતે ઓન્કોલોજિસ્ટ તરીકે કેન્સર વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે। તો આવો તેમની સાથે આ સંદર્ભે વાતચીત કરીએ અને વિસ્તૃત જાણકારી મેળવીએ। સાહેબ, સ્ટુડિયોમાં આપનું સ્વાગત છે। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुंदरम पिल्लाई हूँ। मैं कैंसर का सर्जन हूँ। श्री कृष्ण हॉस्पिटल करमसद से आया हूँ। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि कैंसर क्या है? तो मैं आपको आसान शब्दों में बताऊंगा, कोई मेडिकल टर्म ना यूज़ करते हुए बताओ तो अपने शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं या कण होते हैं। ये बहुत सारे सेल्स और कण में क्या होता है कि कुछ सेल्स वृद्ध हो जाते हैं या कुछ सेल्स में डैमेज हो जाते हैं। तो नॉर्मली शरीर में ये सेल्स के रिपेयर होते हैं और इसको बदलाव होते हैं रहते हैं। तो इसका बहुत टाइटली कंट्रोल होता है नॉर्मल शरीरों में। जब इस कंट्रोल मैकेनिज्म से बाहर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और ये कंट्रोल नहीं हो पाती है, उसे हम कैंसर कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सेल्स रिपेयर हो रहे हैं या नए सेल्स बन रहे हैं, उनका कंट्रोल बॉडी नहीं कर पाती है। तो वो अपने आप से सेल्स बनाना चालू कर देती है, या अपने आप जो जगह पे सेल्स की ज़रूरत नहीं है, बॉडी अपने आप से जब सेल्स बनाना चालू कर देती है, उस मांसपेशी या उस अनकंट्रोल सेल ग्रोथ को हम कैंसर बोलते हैं। थैंक यू सो मच सर। अब अभी जानेंगे कि कैंसर के कारण क्या क्या है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मानूंगा, क्योंकि कैंसर के एक कारण नहीं हो सकते हैं। कैंसर के कई सारे कारण हैं। जैसे हमारे जेनेटिक्स से लेके हेरिडिटरी से लेके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसा मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग से बोलूँ तो जेनेटिक्स होता है, एक कारण है। कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ किनके जीन्स में कुछ तकलीफ होने के कारण से कैंसर हो सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम जितने पेशेंट देखते हैं, जेनेटिक या हेरिडिटरी कैंसर जो होता है वो कम होते हैं, करीबन 5 से 10% तक ही होते हैं। बाकी अन्य कारणों में केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, जिसका अभी हमें एक्सपोजर हो रहा है, वो होते हैं। बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं जिनके कारण से कैंसर हो सकती है। पोल्यूशन एक कारण है। ये सब कारणों की वजह से बहुत सारे अन्य कारण हैं जिनकी वजह से कैंसर होती है। थैंक यू सो मच। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कैंसर के केस बढ़ रहे हैं? डेफिनेटली यस। हम कैंसर की पढ़ाई चालू की थी मैंने, तब इतने रेट्स नहीं थे। अभी एक थोड़ी डरावनी चीज़ ये है कि कैंसर के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, और कैंसर के केसेस अब हम जो देख रहे हैं काफ़ी यंग पेशेंट्स में भी देख रहे हैं। तो पहला जब कैंसर के केसेस आते थे तो मे बी 50 ईयर्स 60 ईयर्स के बियॉन्ड के पेशेंट्स आते थे। अब हमारे प्रैक्टिस में भी ऐसे पेशेंट्स आने लगे हैं जो 30 के नीचे 25 साल के पेशेंट्स को भी कैंसर की है। तो ये एक मात्रा से वो केसेस भी बढ़ रहे हैं, और जिस आयु में डिटेक्ट हो रहे हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ स्कैरी थिंग विच वी आर लुकिंग एट। सो उसे हमें ध्यान रखना होगा। क्या स्ट्रेस एक कारण है उसमें? यंग एज में काफ़ी कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ डेफिनेटली एक कारण है। और बाकी बहुत सारे, जैसा हम केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स को हम जो डेली प्रैक्टिस, डेली लाइफ में हमारा एक्सपोजर है, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, इस की वजह से डेफिनेटली कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। जंक फूड इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। जंक फूड डायरेक्टली इज नॉट रिलेटेड, बट जंक फूड की वजह से ओबेसिटी होती है, एंड ओबेसिटी इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव रिस्क फैक्टर फॉर मेनी काइंड ऑफ कैंसर। राइट सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे परिवार में अगर कैंसर का इतिहास रहा है तो क्या मैं इस बीमारी से प्रभावित हो सकता हूँ? जैसा मैंने बोला था, हमारे प्रैक्टिस में कम देखा जाता है हेरिडिटरी कैंसर या जो परिवारों में आता है वो कैंसर। बट डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार से कैंसर फैलता है या ट्रांसमिट होता है। देर आर सर्टन परसेंटेज ऑफ कैंसर, देर आर सर्टन कैंसर्स विच आर हेरिडिटरी कैंसर, जिसे हम कहते हैं। तो जब भी पेशेंट को ऐसा डाउट आता है या एक रिस्क फैक्टर होता है, तो हम उसका जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन दैट रिपोर्ट
वी कैन टेल कि आप में ये जीन्स का प्रॉब्लम है, तो आपके आगे परिवार में भी ये बीमारी हो सकती है. सो दिस इज़ नॉट अ वेरी कॉमन कैंसर, बट या देयर इज़ अ कैंसर सिंड्रोम विच इज़ कॉल्ड एज अ हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम. इस अभी लोगों की आयु तो बढ़ रही है, पर अगर आयु बढ़ रही है उसके साथ कैंसर के केसेस भी बढ़ रहे हैं. क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी बार कि जो 60+ होते हैं या 70+ होते हैं, उनको कोई कोई नहीं कोई बीमारी कैंसर की होती ही होती है. उसका रीज़न क्या होता है? सो जैसा मैंने बोला, इन जनरल जब कैंसर बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में ही कैंसर हो रहा है. तो इन जनरल जैसा हम सबका एक्सपोजर सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स सारे इसमें जब हो रहा है, तो डेफिनेटली बिकॉज इंडिया इज़ अ पॉपुलेशन वेयर नाउ वी आर ग्रोइंग ओल्ड ऑल्सो, देयर इज़ अ ह्यूज, मतलब हमारे पास सीनियर सिटीजन्स है वो भी काफ़ी है, तो उनमें भी कैंसर की संभावना है, तो और बढ़ रहे हैं, केसेस देखने मिल रहे हैं हमें. थैंक यू सो मच. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा कोई कैंसर का पारिवारिक इतिहास नहीं है, क्या फिर भी मुझे कैंसर से प्रभावित हो सकता हूँ? डेफिनेटली, अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर नहीं है तो आप इसमें प्रोटेक्टेड नहीं हो कि आपको कैंसर नहीं होगा. जैसा मैंने बोला, कैंसर का एक कारण नहीं है, परिवार से जो ट्रांसमिट होने वाली है वो एक छोटा सा रीज़न है. बाकी अन्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है. अभी कैंसर बहुत सारे रीजंस होते हैं. कैंसर के नोन मैकेनिज्म के सिवा भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है, फिर भी कैंसर हो सकता है. सो मेरी आप सबसे यही अनुरोध है कि अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जो आगे हम डिस्कस करेंगे उसमें ध्यान रख के, आपको थोड़ा भी डाउट आया तो नियरेस्ट आपके डॉक्टर के पास जाके मिलना है. सो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि हर कोई भी कैंसर से पीड़ित हो सकता है. इसका मतलब डरना नहीं है आपको, बस आपको चौकन्ना रहना है. अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जो भी आते हैं उनमें अगर आप या जल्दी डिटेक्ट हो जाता है तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं. सही बात बताई आपने. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैंसर के इलाज के क्या विकल्प है? सो मुख्य तरीके से मैं बताऊंगा कि कैंसर के 3 टाइप के हम इलाज मानते हैं. पहला तो क्योंकि मैं सर्जन हूं तो मैं बोलूँगा पहला सर्जरी एक ऑप्शन होती है जहां पे हम पूरे जड़ से जाके कैंसर को मिटाने की कोशिश करते हैं. सेकेंड ऑप्शन होता है कीमोथेरेपी का ऑप्शन होता है जहां पे हम इंजेक्शन या गोलियों से कैंसर की ठीक करने की कोशिश करते हैं. तीसरा होता है रेडियोथेरेपी. एक तरीके का ये रेडिएशन एनर्जी होती है जिससे हम कैंसर की सेल्स को मिटाते हैं. तो ये मेन 3 तरीके होते हैं कैंसर्स के इलाज करने के, इधर रेडिएशन, कीमोथेरेपी या सर्जरी. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर क्या कैंसर का इलाज संभव है? डेफिनेटली संभव है. ये जैसा मैंने बताया, ये 3 इलाजों का राइट तरीके से जब यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली कैंसर इज़ अ क्यूरेबल डिजीज़. जब व्हेन इट स्टार्टेड, जब कैंसर की जब ये हुई थी, देन इट वाज कॉल्ड एज अ कैप्टन ऑफ डेथ. बिकॉज कोई भी पेशेंट जब कैंसर डायग्नोस हो जाता था उसमें कोई इलाज संभव नहीं होता था, ना ही कोई सर्जरी संभव होता था, ना ही कोई कीमोथेरेपी संभव होता था. धीरे धीरे साइंस काफ़ी प्रगति कर चुकी है और कैंसर का इलाज भी हो रहा है और कैंसर कम्प्लीटली क्योर हो रहा है. अब इस बात से मुझे काफ़ी खुशी होती है कि कैंसर के पेशेंट्स आजकल जो आ रहे हैं, इतनी अच्छी ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम कैंसर के पेशेंट को कम्प्लीटली क्योर दे रहे हैं. और जैसा मैंने बोला, पहला ऐसा होता था कि जैसा पेशेंट को डायग्नोस हुआ और पेशेंट कैंसर की वजह से मर गए. आजकल पेशेंट को हम पूरी तरह से क्योर करके पेशेंट सोसाइटी में 10 साल, 15 साल, 20 साल तक उनको कैंसर से मुक्त रहते हैं. हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया. हमारे वहाँ भी काफ़ी पेशेंट आते हैं जो अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि भाई मुझे कैंसर हुआ था पर आज मैं क्योर हो गया हूँ. वैसे काफ़ी केसेस सो बिकॉज थैंक्स टू साइंस वी हैव एडवांस सो मच कि कैंसर आजकल क्योर वी आर लुकिंग एट. अभी पहला जब कैंसर को देखा जाता था तो अभी 5 ईयर सर्वाइवल बोलते थे कि 5 साल में कितने परसेंटेज पेशेंट सर्वाइव होते हैं. आजकल हमारे टर्म्स में वी टॉक अबाउट 10 ईयर सर्वाइवल, वी टॉक अबाउट 15 ईयर सर्वाइवल, वी टॉक अबाउट 20 ईयर सर्वाइवल फॉर अ पेशेंट. सो इसका मतलब है कि वी आर कम्प्लीटली क्योरिंग द डिजीज. बट द ओनली प्रॉब्लम इज इट शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली, इट शुड बी डिटेक्टेड. अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए उसका. वही आपने अभी बताया सर कि जैसे अर्ली लोगों को पता होना चाहिए कि कैंसर का अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है. तो ये कैंसर जागरूकता कार्यक्रम क्यों है? सो कैंसर जागरूकता कार्यक्रम इसीलिए है कि जो अर्ली साइंस है, जो अर्ली सिम्टम्स है, उसको आप लोग पहचानिए और अपने नियरेस्ट डॉक्टर को जाके मिलिए.
अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा हो रहा है कि जो भी कैंसर डिटेक्ट हो रहे हैं काफ़ी लेट स्टेज में डिटेक्ट हो रहे हैं। तो अगर ये कैंसर जागरूकता की वजह से ऐसा होगा कि अगर हम अर्ली स्टेज में कैंसर पिकअप करते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 में कैंसर पिकअप करते हैं, तो ट्रीटमेंट होगा और क्योर होगा और पेशेंट की आयु लंबी रहेगी, कंप्लीटली क्योर हो सकते हैं। तो आपकी कोई सलाह है कि जैसे 40 के बाद या 45 के बाद वुमेन्स को कैसे टेस्ट करवाने चाहिए, और 45 के बाद या 40 के बाद मैन को क्या क्या टेस्ट करवाना चाहिए कैंसर सो के लिए? डेफिनेटली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फर्स्ट आप एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन कोई भी नियरेस्ट जो भी डॉक्टर है उनसे संपर्क कीजिए और कुछ भी आपको शंका है वो सब करवा लीजिए। बाकी बहुत सारे टेक्निक्स है, जैसा वुमेंस के लिए मैमोग्राम होते हैं अबव 45 अबव 50 वी रिकमेंड ईयरली मैमोग्राम्स आर देयर। पैप स्मीयर होता है, सर्वाइकल पैप स्मीयर होता है, उससे अर्ली डिटेक्ट होते हैं। फॉर मेन देर आर सर्टन लाइक PSA जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें भी डिटेक्ट होते हैं अर्ली कैंसर्स। बट कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो क्लिनिकली एग्जामिन करना पड़ता है, मतलब डॉक्टर को देखना पड़ता है। जैसा ओरल कैविटी का कैंसर है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है और डॉक्टर से जांच करवा के लेना है, तो अर्ली डिटेक्ट हो सकते हैं। तो ओरल कैंसर में डेंटिस्ट के पास जाना है चाहिए कि या कैंसर सेंटर में जाना है चाहिए? अगर आपके पास सुविधा है, आजू बाजू में कैंसर सेंटर है, तो डेफिनेटली कैंसर सेंटर में जाके टेस्ट कर सकते हैं। हम जब पूरे भारत में देख रहे हैं तो डॉक्टरों की कमी है, तो एनी डॉक्टर, डेंटिस्ट हो या जनरल प्रैक्टिशनर हो, उनके पास जाइए, डिटेक्ट कर लीजिए। इफ़ देयर इज़ एनी, उनको ऐसा लगता है कि इसको आगे टेस्ट करना चाहिए, तो हमारे पास रेफ़र कर लेते हैं कैंसर सेंटर में। एंड डेफिनेटली इफ दे आर कमिंग टू कैंसर सेंटर, मोर देन वेलकम। जैसे आपको पता है कि चरोतर है ये टोबैको बहुत यहाँ पे टोबैको का चलन बहुत है, बहुत लोग टोबैको खाते हैं, तो क्या ओरल कैंसर के केसेस ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे? डेफिनेटली इट्स गुजरात जितना प्रगतिशील मार्ग में जा रहा है, गुजरात में उतना ही टबैको कंजम्पशन है। ये काफ़ी दुखद से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि गुजरात में काफ़ी टबैको कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, एंड वी आर वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स। इसे सिर्फ अवेयरनेस से ही हम कम कर सकते हैं कि टबैको खाने से कैंसर होता है। ये आधुनिक में, साइंस में, विज्ञान में प्रूव हो चुका है कि टोबैको और टोबैको का किसी भी प्रकार से सेवन से कैंसर होते ही है। अभी लोगों में ये है कि मैं 1 साल से तंबाकू खा रहा हूँ, मुझे कैंसर नहीं हुआ। ये जो लोगों में जो गलत ओपिनियन है कि मैं तो पिछले 5 साल से खा रहा हूँ, मुझे कैंसर नहीं हुआ, अभी की नहीं होगा, तो ये काफ़ी गलत है। आपने तंबाकू का सेवन किया है, आपके जो कैंसर बनने के चांसेस है वो बढ़ रहे हैं। इसमें होता है कि उसमें जेनेटिक भी आते हैं कि उसमें किस लोगों को 2 साल खाने में से कैंसर होता है, किसी को 5 साल खाने में कैंसर होता है। इसका मतलब नहीं है कि आप प्रोटेक्टेड हो या आप मुझे कैंसर नहीं होगा। ये जो गलत भ्रम है लोगों के अराउंड, ये मिटना चाहिए। तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार में कैंसर का उत्पादन कर सकती है। थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए सर? जैसा मैंने बोला, कोई भी तरीके का छाला हो आपके मुंह में या कोई भी तरीके का गांठ हो तो आपको सलाह लेनी चाहिए। कोई भी छाला जो हफ्ता 10 दिन में भर नहीं रहा हो, कोई भी तरीके का गांठ हो जो बढ़ रहा हो, आपको पेन दे रहा हो, आपको तकलीफ़ हो रही हो, तो उसका जांच करना चाहिए। महिलाओं में किसी कारण के बिना अगर ब्लीडिंग हो रहा हो तो डेफिनेटली जाके मिलना चाहिए। किसी कारण से आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो, अनएक्सप्लेन्ड वज़न घट रहा हो, ये सब कहीं भी आपको हो रहा हो तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अच्छा, तो एक वजन घटना भी एक वजन घटना भी एक रीज़न है जहाँ पे। हाँ, ओके सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंसर के बचाव की रणनीतियाँ। कैंसर की बचाव की रणनीतियाँ एक सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो प्रिवेंशन। मतलब आप कैंसर को उत्पादन, मतलब कैंसर के चालू होने के पहले ही उसे रोकिए। दैट वुड बी द बेस्ट थिंग विच कैन डू कैंसर के लिए, क्योंकि आप कोई भी टाइप ऑफ कैंसर आप अर्ली डिटेक्ट कर लेते हो, मतलब इनिशियल स्टेजेस में जब डिटेक्ट करते हो तो कैंसर का क्योर काफ़ी अच्छा होता है। तो ये कैंसर अवेयरनेस और कैंसर इसका यही है कि आप बीमारी चालू होने से पहले ही उसे रोक ले। तो आप मेन चीज़ें क्या है, जो रिस्क फैक्टर आपको ऑलरेडी पता है, जैसा तंबाकू का सेवन करना, उसको आप रोक ले। आपको पता है बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह है, उन सब इसको अवॉइड कीजिए। अभी ये
एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन जितना तक हो सके पेस्टिसाइड्स अवॉइड करना है, इंसेक्टिसाइड्स अवॉइड करना है। तो ये सब जो नॉन रिस्क फैक्टर है, इसको जब अवॉइड करते हैं तो कैंसर कहीं ना कहीं प्रिवेंट होता है। वैसे पेस्टिसाइड्स तो अभी सभी फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, अनाज में सभी लोग फार्मर्स डालते हैं। So there तो are Yeah. there are many regulations which are there which the government is doing it, but the pesticides contains chemicals which are directly carcinogen, so उससे cancer definitely होता है. So all these are regulation which the government is coming up with the regulations to use pesticides, कितना pesticides किस मात्रा में यूज़ होनी चाहिए. बहुत सारे harmful pesticides है, बहुत सारे banned pesticides है, तो गवर्नमेंट बैन कर रही है। अच्छा सर, आपकी हॉस्पिटल में कैंसर की ट्रीटमेंट की क्या क्या सुविधा है, वो थोड़ा बताएंगे आप? गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में कैंसर का अर्ली डिटेक्शन से लेके पूरे क्योर तक हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। सारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पूरे सर्विसेज उपलब्ध है, रेडिएशन के सर्विसेज उपलब्ध है, आधुनिक सर्जिकल टेक्निक्स और सर्जिकल सर्जन्स उपलब्ध है। सारे तरीके के ट्रीटमेंट हमारे पास उपलब्ध है। पैलिएटिव केयर की भी व्यवस्था है। सर, कैंसर के लिए लोगों में काफ़ी अंधश्रद्धा है, तो उसके बारे में आप बताएंगे? इसमें क्या है, जब ये कैंसर जब भी डायग्नोस होता है तो पहले तो फ्री के एडवाइस जो है वो बहुत सारे देने आ जाते। तो मेरे पड़ोसी ने ये बोला, मेरे चाचा के मामा के फूफा के लड़के ने ये बोला, मेरा इलाज उधर हुआ था, मैंने इधर इलाज किया था। तो ऐसे कैंसर का इलाज से चालू होने से पहले ही अपने पास हज़ारों एडवाइस हो जाती है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि आप सही कौन सा एडवाइस सुने या सही कौन सा निर्णय लें। तो मेरी बस आपसे यही अनुरोध है कि जब भी किसी को कैंसर का डायग्नोस हो जाए, आप प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लें और उसका इलाज करें, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी बताया, कैंसर का इलाज सही तरीके से होने से कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। अंधश्रद्धा का ये आप जब बात हुई थी तब ये हुआ था कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कैंसर का बायोप्सी करने से या कैंसर का सर्जरी करने से कैंसर फैल जाता है। ये ऐसा नहीं होता है। कैंसर का बायोप्सी तो एक छोटा सा कण होता है जिससे हम ये जांच करते हैं कि कौन से टाइप का कैंसर है, कौन से टाइप का कैंसर है। उस हिसाब से कैंसर का इलाज डिसाइड होता है कि आगे आपको किस तरीके का इलाज करना चाहिए। क्योंकि अभी आगे आप जब देखोगे कि कीमोथेरेपी, ये भी एक अंधश्रद्धा है कि पेशेंट को जब कीमोथेरेपी देते हैं तो पेशेंट सहन नहीं कर पाता है, पेशेंट उसी कारण से गुजर जाता है। ये भी एक अंधश्रद्धा है। जब कैंसर का इलाज की शुरुआत हुई थी बहुत सालों पहले, जब कीमोथेरेपी जो अवेलेबल थे उस टाइम में, वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते थे। तो उस कारण से पेशेंट्स को, साइड इफ़ेक्ट्स के कारण से पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली ये होते थे। बट दैट वाज काफ़ी सालों पहले। अब जो कीमोथेरेपी की ड्रग्स अवेलेबल है वो काफ़ी तरीके से इम्प्रूव हो चुकी है, उनमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होता है और हमारा जो ट्रीट करने का जो तरीका है काफ़ी आधुनिक तरीका है। उसमें हम लोग पेशेंट पर्सनलाइज केयर जो बोलते हैं, हर पेशेंट को हम लोग स्पेसिफिक ड्रग स्पेसिफिक डोज में देते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम है और काफ़ी अच्छे तरीके से पेशेंट्स को आजकल कीमोथेरेपी सहन करते हैं, टॉलरेट करते हैं और उसका काफ़ी अच्छे तरीके से इलाज होता है। स्पेशली आजकल जो टर्म होता है पर्सनलाइज, मतलब हर पेशेंट को जितनी मात्रा में कीमोथेरेपी चाहिए, वेरी स्पेसिफिक डोज चाहती है, वेरी स्पेसिफिक ड्रग्स चाहती है। सो इसमें साइंस ने काफ़ी आधुनिक प्रोग्रेस हुआ है। तीसरा, एक लोगों को लगता है कि हर जो गांठ उनमें है वो कैंसर की होती है। ऐसा नहीं है। जो भी गांठ होती है उसका प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और उसमें हर गांठ कैंसर की नहीं होती है। बहुत सारी गांठ होती है वो जो सादी गांठ भी हो सकती है। तीसरा, एक लोगों में मानना है कि कैंसर क्या छूने से फैलता है, या ये कैंसर का पेशेंट मेरे घर पे रह रहा है तो या मेरे बच्चों को कैंसर हो जाएगा, ऐसा लोगों में मानते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कैंसर छूने से नहीं फैलता है, या कैंसर का एक पेशेंट अगर आपके घर पे है या आजू बाजू में है तो आप में कैंसर नहीं फैलता है। तो ये एक गलत अंधश्रद्धा है। मैं कहना चाहूँगा कि जब भी कैंसर का इलाज का हम बोलते हैं तो एक तो पेशेंट की आर्थिक जो फाइनेंशियल ये है तो वो काफ़ी लगता है। मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि हमारे इस श्री कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत स्कीम चल रहा है। तो जितने हो सकते हैं हम पेशेंट्स को आयुष्मान भारत में भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। बाकी जनरल वार्ड है, प्रिविलेज वार्ड है, वो सेक्शंस भी हमारे पास है।
जो भी कैंसर का इलाज होता है वो एक तरीके से हम डॉक्टर्स भी इलाज करते हैं। मेन तो उनका फैमिली सपोर्ट होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, स्पिरिचुअल सपोर्ट होता है। एंड ये अगेन मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि ये पूरी सारी होलिस्टिक जो ट्रीटमेंट है श्री कृष्ण हॉस्पिटल में उपलब्ध है। और ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे श्री कृष्ण हॉस्पिटल ने आजू बाजू के जो गांव है उनमें उसको कैंसर अवेयरनेस फैला रहे हैं और अर्ली कैंसर डिटेक्शन प्रोग्राम भी चला रहे हैं, ताकि ये जो भी अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर हम मिलता है तो हम इधर हॉस्पिटल में लेके आके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ઓકે સર, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. તો મિત્રો આ હતા ડૉક્ટર સુંદરમ પિલ્લાઈ કે જેઓએ કેન્સર અવેરનેસ વિષય અંતર્ગત વિસ્તૃત માહિતી આપી. આશા છે કે આપને આ કાર્યક્રમ દ્વારા ખૂબ જ જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ હશે. આવા જ કોઈ રસપ્રદ કાર્યક્રમ સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. આભાર.